अस्सलामुअलैकुम। मैं ज़ीनत जबीन सिद्दीकी एक बार फिर से आप सबों की खिदमत में अपनी ताज़ा तरीन कहानी तेरे बिन लेकर हाजिर हूँ। समाअत फरमाएं। सब कुछ कितना खामोश था, कितना चुप, जैसे ये दोपहरिया धूप से कराहती हवा डर कर नीम की शाखों पर दुबक गई हो। सामने सफ़ेद रंग की बिल्डिंग में टाइल्स के फर्श पर आते जाते डॉक्टर अपने अपने चैम्बर में चले गए हों। बाईं तरफ टीन की छाजन में बैठे लोगों ने बातें करना बंद कर दिया हो। सब कुछ कितना खामोश और कितना रुका हुआ सा था, सिवाय मेरे मन के। नैनी मेरी बच्ची 2 दिनों से हॉस्टल में ज़िंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रही थी और मैं अपने बिखरे हुए मन के साथ लॉन में बने बेंच पर बैठा इर्द गिर्द का जायज़ा ले रहा था। मैं किसी की बातें, हवाओं की सरसराहट, टीन के छाजन में लगे पंखों की चलने की आवाज़ें कुछ भी कहाँ सुन पा रहा था। मेरा मन तो रो रो कर ऊपर वाले से अपनी नैनी की ज़िंदगी की दुआएं मांग रहा था। तभी मेरा फ़ोन बजा। कॉल आईसीयू से आई थी। नर्स ने बताया नैनी को होश आ गया है। मैं भागकर नैनी के कैबिन तक पहुंचा था। वो बेड पर लेटी थी, उसे सलाइन चढ़ रहा था। मैं बेड के सामने वाली कुर्सी पर बैठा उसे एकटक देख रहा था। उसने आंखें बंद कर रखी थी। मैंने हौले से उसे पुकारा तो उसने आंखें खोल दी। मैं उसका हाथ अपने हाथों में ले लिया। पापा, मुझे माफ़, वो आगे कह न पाई। उसकी आवाज़ रौंद गई थी। बेटा, आराम से। और ये माफ़ी किस लिए? मैं उसकी पेशानी चूम कर उसके बालों को पीछे करने लगा। वो पापा, मुझसे गलती हो गई थी। अब वो रो रही थी और मैं उसके आंसू पोंछ रहा था। उस रात मैं उसे हॉस्टल में अकेला छोड़कर सोने की नीयत से घर आ गया। मगर घर आने के बाद भी मुझे नींद नहीं आ रही थी। बार बार यही लग रहा था कि अगर नैनी को कुछ हो जाता तो मैं अकेला क्या करता। मैं अपने कमरे से निकलकर नैनी के कमरे में आ गया। उसका कमरा बड़ा बेतरतीब हो रहा था। बेड की चादर और फर्श पर खून के दाग साफ नजर आ रहे थे। मैं भागकर मॉप उठा लाया, फिर फर्श को साफ करने लगा। नैनी, ये तुमने क्या कर लिया था बेटा? मैं दिल ही दिल में नैनी से बातें कर रहा था। मैं हर दिन की तरह उस शाम भी ऑफिस से आया तो नैनी घर पर नहीं थी। मैंने कई आवाज़ें लगाई मगर उसका कोई जवाब नहीं आया। मुझे फिक्र हुई कहाँ गई होगी। वैसे मुझे बताए बगैर कहीं जाती तो नहीं है। मैं ये सोचता उसके कमरे में आया तो जैसे मेरे पैरों से ज़मीन सरक गई। मेरी नैनी पलंग पर बेसुध पड़ी थी। उसका एक हाथ पलंग से लटक रहा था। उस लटके हुए हाथ से खून टपक टपक कर फर्श पर दूर तक बह गया था। मेरी एक चीख निकली और फिर पता नहीं मैं कैसे उसे गाड़ी में लेकर हॉस्पिटल आ गया। फिर क्या हुआ कुछ याद नहीं। हाँ, याद रहा तो सिर्फ ऊपर वाले से अपनी नैनी की ज़िंदगी की भीख मांगना। मैंने पलंग पर बिछे चादर को हटाकर दूसरा चादर बिछाया और फिर उसके कमरे का दरवाज़ा बंद करके अपने कमरे में चला आया। बेड पर लेटा तो मेरा दिमाग गुजरे दिनों में उलझने लगा। मैं और मेरी बेटी नैनी, बस हम 2 ही थे इस घर में। 10 साल पहले नैनी की माँ गुजर गई थी। नैनी उस वक्त स्कूल में थी। माँ के मरने के बाद वो मुझसे बहुत करीब हो गई थी। मैं भी उसका बहुत ध्यान रखता था। ज़िंदगी आराम से गुजर रही थी। देखते देखते नैनी स्कूल से कॉलेज में आ गई। कॉलेज में होने वाली दोस्ती ने हम दोनों के बीच कुछ दूरियां ज़रूर पैदा कर दी थी। नैनी ने अपना कमरा भी अलग कर लिया था। वो कॉलेज जाने लगती तो मुझे नाश्ता करके ऑफिस जाने की हिदायत देना नहीं भूलती। मुझे भी उसकी आदत सी हो गई थी। मैं उससे ढेर सारी बातें करता रहता, उसकी पसंद के लिए के खाने बनाता रहता, उसके लिए गिफ्ट लाता रहता। मगर फिर मुझे लगा नैनी पहले वाली नैनी नहीं रही है। अब वो मुझसे घंटों बातें नहीं करती थी। कॉलेज से आने के बाद पढ़ाई का बहाना बनाकर अपने कमरे में चली जाती और फिर घंटों किसी से फ़ोन पर बातें करती रहती।
मैं खाना पका कर रखता तो वो बाहर से खाना खा कर आ जाती। अब मेरे सिवा उसके पास किसी और के दिए हुए गिफ्ट भी रहने लगे थे। मैं पूछता तो वो मुस्कुरा कर कहती, पापा वो आनंद मेरा क्लास फेलो वही ला कर दिया है। मगर बेटा किसी से कुछ लेना अच्छी बात नहीं है। मैं समझाता तो वो बुरा मान जाती। क्या पापा, मेरा दोस्त है, वो कुछ लाकर दे देता है तो क्या हर्ज है। मैं आगे कुछ बोल नहीं पाता था। मुझे लगता था कि अगर मैं कुछ कहूँगा तो ज़रूर हम दोनों के बीच कहासुनी हो जाएगी। इसी कहासुनी के डर से मैं 2 सालों से कुछ कहना बंद कर चुका था, सिर्फ उसकी सुनकर रह जाता। एक शाम नैनी ने मुझे आनंद से मिलवाया तो सारे राशफाश हो गए कि नैनी उससे शादी करना चाहती थी। कॉलेज का आखिरी साल था। मैंने नैनी को समझाया कि पढ़ाई ख़त्म कर लो फिर सोचूंगा। वो खुश भी हो गई। मगर फिर अचानक उस शाम घर आया तो नैनी ने खुद को मारने की कोशिश की थी। उसने अपनी कलाई के नस को काट लिया था। मेरे दिमाग में टीस सी उठ रही थी, आंखों में फिर से जलन सी होने लगी थी। मैं उठकर बैठ गया। बाहर उजाला फैल रहा था। एक रात फिर से आंखों में गुजर गई थी। मैं नाश्ता करने के बाद हॉस्पिटल आया तो पता चला कि आज नैनी को छुट्टी मिल जाएगी। मैं बहुत खुश हो गया। शाम उसे लिए घर आया था। उसे उसके कमरे में छोड़कर मैं किचन में आ गया। नैनी के लिए चिकन सूप बनाया और अपने लिए रोटियां, और फिर मैं अपना और उसका खाना लिए उसी के कमरे में आ गया। मुझे देखकर नैनी उठती हुई बोली, पापा आई एम सॉरी। वो किस लिए? मैं ट्रे उसके सामने रखते हुए आंखें निकाले उसे देख रहा था। वो पापा, मैं जीना नहीं चाहती थी। उसके आंसू गिर रहे थे। क्यों जीना नहीं चाहती थी? मैंने अपनी आंखें ज़रा और बाहर करके पूछा। वो आनंद ने मुझे धोखा दिया है पापा। उसने माला से शादी करने की सोची है। कहते कहते वो ज़ोर से रो पड़ी। मैं उसे चुप भी नहीं कराया, रोने दिया। फिर धीरे धीरे वो खुद ही चुप हो गई। उसके चुप होने पर मैं उसे सूप का मग पकड़ाते हुए बोला, जो हो गया उसे भूल जाओ और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। मैं अब कॉलेज नहीं जाऊंगी। वो मग पकड़े सुबक रही थी। वो किस लिए? मैं नाराज़गी से पूछ रहा था। वो सब मजाक उड़ाएंगे। उसकी नज़रें अपनी कलाई पर रुकी थी। नैनी, दुनिया की परवाह मत करो। तुम अपने अंदर हिम्मत रखो, दुनिया का सामना करना सीखो। मैं अपनी रोटियां खाने लगा तो वो बगैर जवाब दिए सूप पीने लगी। फिर कितने सारे दिन गुजर गए। उसकी कलाई का जख्म भर गया था, मगर दिल में अब भी गहरी चोट थी। वो आनंद के धोखे से बहुत हताश थी। मैं उसे कॉलेज भेजना चाह रहा था, मगर वो तैयार नहीं थी। मैं क्या करूं? मुझे समझ नहीं आ रहा था। रात फिर मेरी आंखों से नींद गायब थी। मुझे नैनी की माँ याद आ रही थी। वो नैनी की गलती पर हद से ज़्यादा गुस्सा करती थी। कभी कभी तो उसे थप्पड़ भी लगा दिया करती थी। तब नैनी नाराज़ होकर मेरे पास आ जाती और मैं सुमन पर नाराज़ होने लगता तो सुमन तुनक कर कहती, ये आप उसकी गलती पर मुझे क्यों गुस्सा करते हैं? उससे कहें हर काम ढंग से किया करे। मैं जो उससे कहूँ वो उसे करना ही पड़ेगा। सुमन मुंह फुलाकर अपने कमरे में चली जाती तो मैं नैनी को प्यार से समझाने लगता। सुमन के जाने के बाद मैंने कभी नैनी पर सख्ती नहीं किया था। ना नाराज़ होता, ना गुस्सा करता, बस चुपचाप नैनी की बातें मानता चला आया था। आज भी वो अपनी बात पर अड़ी थी कि मुझे कॉलेज नहीं जाना, और मैं अब भी चुप ही था। मैंने सख्ती से नहीं कहा था कि तुम्हें जाना ही पड़ेगा। मेरे सर में फिर से दर्द हो रहा था। मैं अपने बेड से उतरकर नैनी के कमरे में आ गया। वो अलमारी खोले खड़ी थी। कई सूट उसके बेड पर फैले हुए थे। ये क्या है? मैंने हैरानी से उसे देखा तो वो हौले से मुस्कुराई। फिर बोली, कल कॉलेज जाऊंगी। पापा, आपने ठीक कहा था। जिंदगी किसी एक के नाम पर ख़त्म नहीं होती। वो अलमारी बंद करती मेरे पास आकर रुक गई।
मैंने प्यार से उसे गले लगा लिया। दूसरे दिन सुबह हम दोनों साथ ही घर से निकले थे। वो मगन मगन सी मुझसे पहले जैसी बातें कर रही थी और मैं उस पर सतपे जा रहा था। मेरी गाड़ी कॉलेज पहुंची तो वो गाड़ी से उतरकर हाथ हिलाती कॉरिडोर की तरफ जाने लगी। लाइट लेमन शलवार सूट में बड़ा सा दुपट्टा लिए वो बेनियाजी से चल रही थी। मैं अपनी गाड़ी से उतर आया था और अब गाड़ी से टेक लगाए उसे जाते हुए देख रहा था। वो एक बड़े से हॉल के बाहर रुक गई थी। उसके रुकने पर मैं अपनी गाड़ी लॉक करके उसके पीछे आ गया था। वो अब भी हॉल के बाहर ही रुकी थी। मैं उसके पीछे खड़ा था। लो, ये तो फिर आ गई। मैं तो समझा था अब नहीं आएगी। पता नहीं ये किसकी आवाज़ थी, मैं पहचान नहीं पाया था। नैनी चुपचाप हॉल के दरवाजे पर रुकी हुई थी। कम ऑन नैनी कहकर मैंने नैनी के कंधे पर अपना हाथ रखा तो वो मुड़कर मेरी तरफ देखी, फिर मुस्कुराकर हॉल के अंदर चली गई। सबकी नज़रें उसी पर थीं। मैं हॉल के बाहर ही खड़ा उसे देख रहा था। वो धीरे धीरे चलती हुई आनंद के पास रुक गई थी। आनंद उसे आंखें फाड़े देख रहा था। क्यों, मुझे देखकर हैरान हो रहे हो ना कि मैं यहाँ कैसे आ गई? नैनी आनंद की आंखों में देखती कह रही थी। वो चुप ही रहा। हाँ, नहीं आती, मगर फिर आ गई कि तुम्हें बताना भी तो था कि देखो तुम्हारी मोहब्बत कितनी खोखली थी। तुमने मुझे धोखा दिया, मैंने अपनी नस काट ली, मगर फिर भी मैं जिंदा हूँ। आनंद, मैंने तुमसे मोहब्बत किया था और मोहब्बत का इतना खौफनाक अंजाम हरगिज़ नहीं होना चाहिए। मैं जीऊँगी अपने पापा की मोहब्बत के लिए। सारा हॉल खामोशी में डूबा हुआ था। सिर्फ नैनी की आवाज़ गूंज रही थी। और हाँ, मैं यहाँ तुम्हारा शुक्रिया अदा करने आई हूँ। तुम्हारे धोखे ने मेरे पापा को वापस से मेरे करीब ला दिया है। अब मैं जीऊँगी पापा की मोहब्बत के साथ, वो कह रही थी और आनंद सर झुकाए चुपचाप उसे सुन रहा था। तुम तो अब मेरी नफ़रत के काबिल भी न रहे, कहकर नैनी वापस मुड़ी थी। हॉल तालियों की गूंज से कांप रहा था। आनंद का सर अब भी झुका हुआ था। नैनी हॉल के बाहर आ गई थी। मैंने बढ़कर उसे गले लगा लिया। मेरी आज की कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। मैं अपनी ताज़ा तरीन कहानी लेकर जल्द आप सबों की खिदमत में वापस से हाजिर होती हूँ। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। फ़ी अमानिल्लाह।